डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल है, तो वर्क हम कैसे निकालेंगे? वर्क जो होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। वर्क जो होगा वो क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। जैसे कोई बच्चा जो है एक खिलौने को ऐसे खींच रहा है, खिलौने को एक रस्सी से बांधकर खींच रहा है, धागे से बांधकर खींच रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये खिलौना इधर जा रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच कोई एंगल है, तो हम वर्क ऐसे निकाल लेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए वर्क जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? कि बल और विस्थापन के बीच कोण कैसा है ना? तो हमने कहा था कि बल और विस्थापन के बीच अगर कोई कोण हो तो हम ये फॉर्मूला लगाकर वर्क निकाल लेंगे, जहां पे वर्क क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स है, एस क्या है? विस्थापन है, और थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यहां से वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, धनात्मक वर्क हम कब कहेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि कार्य का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकते हैं, है ना, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अगर पूछा जाए कि कार्य किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, और बल और विस्थापन के कोण पर डिपेंड करता है। ये थीटा क्या है? बल और विस्थापन के कोण पर डिपेंड करता है। तो कार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कार्य बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर डिपेंड करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो इस तरह के सवाल बनेंगे, ठीक है। तो बल का कार्य का मान धनात्मक कब होगा? धनात्मक कार्य हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। कार्य का मान धनात्मक कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो कहने का मतलब बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में हो, जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो रहा हो, जिधर बल लगे उधर ही विस्थापन हो रहा हो। जैसे जैसे कि भाई आपके फर्श पर एक लकड़ी का ऐसे गुटखा रखा हुआ है, एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, और आपने इस पर ऐसे पुश किया, ऐसे फोर्स लगाया, तो ये गुटखा इधर ही मूव करेगा। तो जिधर आपने बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री हुआ। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री हो, अर्थात जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में लग रहे हो, तो कार्य का मान धनात्मक होगा। बोलोगे कैसे सर? तो मैं कहूंगा देखो ना, फॉर्मूला क्या है? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो यही है, एफ एस कॉस थीटा। तो यहां पे फॉर्मूला लगाओ, एफ गुना एस गुना कॉस 0 डिग्री। थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। यहां जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हुआ ना। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पे W हो गया F गुना S गुना कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो W हो गया F गुना S। तो ये W इज इक्वल टू F गुना S कब होगा? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है, तो हम कहेंगे कि बल के द्वारा उस वस्तु पर कार्य किया गया। दरअसल ये धनात्मक कार्य की डेफिनेशन थी। तो यहां पे वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हुआ कि नहीं? और कैसा होगा इस केस में? मैक्सिमम वर्क होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। जैसे आप एक लकड़ी के गुटखे को पुश कर रहे हैं, एक घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो ये सब धनात्मक कार्य के उदाहरण हो गए। घोड़ा जिधर बल लगा रहा है, घोड़ा गाड़ी भी उधर ही को जा रहा है ना। तो अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो कैसा वर्क हो रहा है? धनात्मक वर्क हो रहा है। निभा कुमारी करे मेरा फर्स्ट मैसेज है। चलिए आपका स्वागत है निभा कुमारी। केम लक्ष्मी साहिबा, प्रतिमा ठाकुर साहिबा हमारे साथ हैं, काजल तिवारी साहिबा हैं, सभी का खैर मकदम इस्तकबाल है। तो ये धनात्मक वर्क हो गया। देखिए कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा? कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे। इसको समझिए, कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, यानी जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में लगेंगे। When force and displacement are in opposite direction। कैसे? देखो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज करें माय डियर फ्रेंड्स कि एक लकड़ी का गुटखा रखा हुआ है यहाँ पे, और आपने इस पे फोर्स लगाया, तो ये हुआ आपका अप्लाइड फोर्स, है ना, आरोपित बल। FA का मतलब क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आरोपित बल, आपके द्वारा लगाया गया बल, आरोपित बल। तो आप इधर बल लगाओगे तो देखो कि भाई ये लकड़ी का गुटखा उधर जाएगा, जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, तो इधर विस्थापन हुआ, इसी दिशा में, इसी दिशा में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। तो अगर मैं कहूं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्यों? जिधर आपने बल लगाया विस्थापन भी उधर ही हुआ, थीटा हो गया 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव हुआ। आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा, है कि नहीं? WA का मतलब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। जिधर बल आरोपित हुआ उधर ही विस्थापन हुआ। लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है फ्रिक्शन में कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर चलती है तो गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, यानी घर्षण। क्या कहते हैं? घर्षण। बॉडी जा रही है इधर, फ्रिक्शन लग रहा है इधर,
तो अगर मैं कहूं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों? वस्तु जा रही है इधर और घर्षण का बल लग रहा है इधर, घर्षण का बल लग रहा है इधर 180 डिग्री। वस्तु जा रही है इधर, घर्षण का बल लग रहा है इधर। तो W क्या होता है? आपने कहा सर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो W हो गया F गुना S गुना कॉस कितना? 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो W इज इक्वल टू F गुना S गुना कॉस 180 की वैल्यू -1। तो W कितना हो गया? -FS। देखिए वर्क कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो वस्तु द्वारा जो फ्रिक्शन द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहां पे देखो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, जिधर आप बल लगा रहे हो उधर ही विस्थापन चल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स तो क्या बोलिएगा? धनात्मक। क्यों? जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, थीटा 0 डिग्री। लेकिन यहीं पे मैं कहूं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन तो कहिएगा सर निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु जा रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसा होगा? निगेटिव होगा। और जब किसी वस्तु पर निगेटिव कार्य होगा तो उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे इस वस्तु को आपने पुश करके छोड़ दिया तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? कहीं ना कहीं जाकर जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु जा रहा है इधर और फ्रिक्शन इधर कार्य कर रहा है, निगेटिव कार्य। तो इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर जीरो हो जाएगी। अगर इस वस्तु को इस दिशा में चलाते रहना है आपको तो फ्रिक्शन जितना कार्य कर रहा है उससे ज्यादा कार्य थोड़ा आपको इस दिशा में कराते रहना पड़ेगा। कार का इंजन यही तो करता है कि फ्रिक्शन से ज्यादा कार्य उस दिशा में करता रहता है और गाड़ी चलती रहती है। आपने इंजन बंद कर दिया, गाड़ी स्टॉप कर जाएगी, है ना। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, निगेटिव वर्क का दूसरा एग्जांपल। एक तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, दूसरा बता दो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमने ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी ऊपर जा रही है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। लेकिन जब कोई बॉडी, हर बॉडी को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, एक बल से आकर्षित करती है, उस बल को क्या बोलते हैं? FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है एक बल से, जिसको क्या बोलते हैं? FG, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ, विस्थापन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, तो विस्थापन और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर पूछा जाए किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु जा रहा है ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे। और यही वजह है कि वस्तु को जब पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं तो ये कुछ ऊंचाई पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, रुक जाएगी और फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरने लगेगी। तो जब भी किसी वस्तु पर ऋणात्मक कार्य होगा तो उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर शून्य होगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो उदाहरण याद रख लीजिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कितने लोगों ने बताया? रूबी बिल्कुल आ रहा है आपका कमेंट, सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो, मतलब जिधर बल लग रहा है विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में हो रहा है, तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। और जब भी ऋणात्मक वर्क होता है किसी बॉडी पर तो वस्तु की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर जीरो हो जाती है। ठीक है जी, नंदिनी, चौरसिया, शिवांशु, गौतम, केम, लक्ष्मी, रूबी, बताइए क्लियर हुआ? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो है जीरो कार्य, शून्य कार्य। ठीक है, आशु प्रियंका यादव, स्वागत आपका। कार्य का मान जानते हैं कि जीरो कब होगा? जैसे क्वेश्चन देखो, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड टू हाइट h अबव द ग्राउंड। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जब किसी पिंड को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो ये कोई वस्तु रखी हुई है पृथ्वी की सतह पर, आप इसको किसी h ऊंचाई तक ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। वस्तु जा रहा है ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री, तो निगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो? 180 डिग्री हो, तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, पकड़ लीजिएगा आप लोग। कार्य का मान शुद्ध शून्य कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत दिशा में होंगे, तो कार्य का मान शून्य होगा। कैसे? तो आपने कहा सर W होता है Fs cos थीटा, तो यहां से W इज इक्वल टू F गुना S गुना cos 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री। और देखो ना, cos 90 की वैल्यू आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो W हमारा हो गया F गुना S गुना cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण
90 डिग्री हो तो कार्य का मान शून्य होगा। एग्जाम्पल पूछोगे आपके, कैसे होगा सर? देखो, एक कुली है जो अपने सर पर एक बोझ लिए हुए समतल प्लेटफॉर्म पे ऐसे चल रहा है। तो कुली ऐसे चल रहा है, विस्थापन इधर को हो रहा है, और ये जो इसने बोझ उठाया हुआ है सर पे, उसका बल नीचे की तरफ ऐसे कार्य कर रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाई कुली क्या है? 0 है। तो कोई कुली सर पे बोझ उठाए किसी समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, या आप ही कोई ऐसे सूटकेस उठाए हुए ऐसे चल रहे हैं, तो आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। या अगर पूछा जाए कि कोई कुली सर पे बोझ उठाए समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना कार्य होगा? तो 0 होगा, क्योंकि एंगल जो है, फोर्स ये जा रहा है इधर, विस्थापन की दिशा इधर है, बल इधर लग रहा है, इस फोर्स का बल इधर लग रहा है, बोझ का। तो विस्थापन और इसके बीच का कोण 90 डिग्री, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो व्हेन अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, देन वर्क डन बाय कुली इज 0। लेकिन हाँ, यही कुली अगर सीढ़ियां चढ़ रहा है तो वर्क डन करेगा, तब वर्क डन होगा, और वो वर्क डन mgh के बराबर होगा। वो बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आप कहेगा सर कुली किस बात का पैसा ले रहा है? अगर कोई कुली सर पे बोझ उठाए किसी समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो देखो वर्क डन हो जाएगा 0। बोलिएगा कैसे सर, कैसे 0 हो जाएगा? ये तो बेचारा बोझ उठा रहा है हमारा, ये इसने कार्य कुछ नहीं किया, 0 कार्य किया, तो पैसा किस बात का ले रहा है? अरे भाई, फिजिक्स की भाषा में इसने कोई कार्य नहीं किया, फिजिकल वर्क हो रहा है इसका। देखो, कुली इधर जा रहा है तो इधर विस्थापन हुआ, विस्थापन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये जो बोझ उठाया है, ये बोझ नीचे की तरफ काम कर रहा है, बल वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बल लग रहा है नीचे की तरफ और विस्थापन हो रहा है इधर, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा। तो F गुना S गुना यहां पर cos कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो W इज इक्वल टू F गुना S गुना cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में कुली ने कोई काम नहीं किया। तो आप बोलिएगा कि वर्क डन की वैल्यू 0 कब होगी? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 हो, है ना? जैसे कोई कुली सर पे बोझ उठाए अपना चल रहा है समतल प्लेटफॉर्म पे, तो उसने कोई कार्य नहीं किया, तो बल का मान देखो, सॉरी, कार्य का मान 0 कब होगा? कार्य का मान 0 कब होगा? पहला, जब थीटा 90 डिग्री हो, या आप कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, क्योंकि वर्क क्या होता है? Fs cos थीटा, तो फोर्स 0 तो बाकी सब 0। या फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आप फोर्स लगा रहे हो, विस्थापन नहीं हो रहा हो। जैसे मैं दीवार को पुश कर रहा हूं, दीवार को खूब जोर से पुश कर रहा हूं, मैं फोर्स तो बहुत लगा रहा हूं, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भी वर्क डन का मान क्या होगा? 0 होगा। तो वर्क डन का मान कब 0 होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, या फोर्स ही नहीं लगाया जा रहा हो, या फोर्स लगाया जा रहा हो, विस्थापन का मान क्या हो? 0 हो। तो फोर्स जब 0 हो, या डिस्टेंस 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो कार्य का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पे लिख दिया है कि व्हेन अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, देन वर्क डन बाय कुली विल बी 0। जब कोई कुली सर पर सामान उठाए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अच्छा, सेंटीपीटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा, है ना? अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी 0 होगा। क्यों? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चलती है, तो देखो ये बॉडी यहां है, तो इधर जाना चाहेगी, विस्थापन की दिशा इधर होगी, सेंटीपीटल फोर्स हमेशा किधर लगता है? इधर लगता है। वस्तु यहां पे है तो ये इधर को जाना चाहेगी, विस्थापन की दिशा इधर है, लेकिन सेंटीपीटल फोर्स इसको खींचकर इधर लाएगा कि उधर कहां जा रहे हो भाई, ऐसे चलना है। वस्तु इधर है तो इधर जाना चाहेगी, विस्थापन की दिशा इधर है, लेकिन सेंटीपीटल फोर्स इसको खींचकर इधर लाएगी। वस्तु यहां पे है तो विस्थापन की दिशा इधर है, लेकिन सेंटीपीटल फोर्स की दिशा हमेशा केंद्र की ओर लगती है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे गति करती है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो अगर पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे चलती है, तो अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। तो वर्क डन बाय सेंटीपीटल फोर्स विल बी 0, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण हमेशा 0 होगा। तो याद रख लीजिएगा कि जब कोई कुली सर पे सामान उठाए, समतल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो कुली ने कोई कार्य नहीं किया। अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा 0 होगा, क्योंकि अभी केंद्रीय बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है और बॉडी इधर को जाना चाहेगी, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण अगेन 90 डिग्री है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको रट लेना है जी, बिल्कुल एग्जाम्पल आता है, तभी तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो कार्य का मान 0 कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। आप देखो, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई आप फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ये वर्क डन 0 हो जाएगा। 0 में गुना करोगे तो 0 होगा। तो कार्य का मान कब 0 होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो, या फोर्स नहीं लगाया जा रहा हो, या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके बनेंगे। तो इन केसेस में देखो, यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स बहुत लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। आप किसी चीज को बोझ उठाए, वहां पे कुली था, आप ऐसे बोझ उठाए चल रहे हो, तो आप जा रहे हो इधर, लेकिन बोझ इधर नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो 90 डिग्री हो गया। अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे चल रही है, तो अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। साक्षी का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे। कोई शक है जी? बताइए।
तो दिक्कत आ रही है किसी को? चलो, तो ये हो गया हमारा कार्य। जैसे एक क्वेश्चन है कि 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वस्तु जो है वो 10 मीटर की दूरी 10 मीटर मूव करता है, विस्थापन 10 मीटर होता है, तो बताइए कि वर्क कितना होगा? बताइए शिवांशु, साक्षी, केम लक्ष्मी, जितने लोग लाइव हैं। पांच न्यूटन बल लगाने के कारण कोई वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, 10 मीटर जाती है, तो कार्य की गणना करें। तो कार्य के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा। तो देखो डब्ल्यू हो गया हमारा एफ एस, एफ कितना है 5 न्यूटन, कितना मीटर जा रहे हैं 10 मीटर, और कॉस लंबवत दिशा में, तो कॉस हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 इंटू 10 इंटू कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब कितना ये करेंगे, W होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट 5, तो 50 न्यूटन, सॉरी 50 जूल, पहला ही दिया हुआ है, पहला लगा देंगे। भाई ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब पॉजिटिव वर्क होगा, बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। हम ये फॉर्मूला से शुरू करेंगे, देखेंगे अगर बल की दिशा में विस्थापित होता, ये परपेंडिकुलर नहीं लिखा रहता, तब हो जाता 50 जूल, तब हो जाता 50 जूल, यहां पे 0 हो जाएगा भाई साहब, नहीं आया समझ में? सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन। चलो इसको बनाओ, एक बल है 10 न्यूटन का जो एक बॉडी पे लग रहा है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, और बॉडी जा रही है 2 मीटर, तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? तो फिर से हम वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है जी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर, इंटू कॉस कितना 60 डिग्री। कह रहा है कि ये फ्लोर से 60 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रहा है, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसे खींच रहा होगा धागे से बांधकर। बोलो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है ना। तो W हो गया हमारा 10 गुना 2 गुना 1/2, मतलब 10 जूल हो गया, और क्या। तो वर्क डन विल बी 10 जूल, वर्क डन 10 जूल होगा, ठीक है। तो साक्षी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिले, आपका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे, है ना, जिंदगी के हर इम्तिहान में आप सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। चलिए देखो, बोलता है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, मतलब बताइए। रोहित कुमार साहब, शिवांशु, रूबी कुमारी, साजदा खान हमारे साथ हैं, रोहित कुमार, केम लक्ष्मी, सबका सही उत्तर था, ये सही है। ये बताइए कि वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपने कहा कि सर देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो वर्क डन फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और थीटा क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। तो वर्क डन बल पे, विस्थापन पे, और बल और विस्थापन के बीच का कोण पे डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट पे तो करेगा, फोर्स पे करेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे करेगा, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन ना। मोनिका, रश्मि यादव हमारे साथ आ चुकी है, नंदिनी चौरसिया हमारे साथ हैं, शिवांशु, रोहित, क्या बात है, इस बार सब सही है, मुझे लगा गलत कर दोगे आप लोग। तो कार्य डिपेंड करता है किस पे, बल पे, विस्थापन पे, और बल और विस्थापन के बीच का कोण पे, यहाँ पे थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, ठीक है नैन्सी। चलो तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य, काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, पोटेंशियल एनर्जी को घटाएगा। हमने कहा था कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जब भी किसी बॉडी पर कोई ऋणात्मक कार्य होता है तो उस बॉडी की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर 0 हो जाती है, घटती चली जाती है, घटते घटते 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, तो डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv², वेलोसिटी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। 1 जूल वर्क कब बोलेंगे, किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया कब बोलेंगे कि किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य किया गया, ठीक है। पिछले क्लासेस में पढ़ाया होगा कि वर्क डन क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। कार्य को 1 जूल कब बोलेंगे, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वो बल उस वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो आपके द्वारा जो बल लगाया गया उसके द्वारा कार्य जो हुआ वो 1 जूल होगा। तो 1 जूल न्यूटन इंटू मीटर के बराबर था, और यही केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 के बराबर था। तो 1 न्यूटन का फोर्स 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करे, गलत है, 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेस करे, यस बी है। यहां सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं था, मीटर था, कि जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वो बल उस वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। नहीं आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे तो डाइन हो गया, यहाँ पे भी डाइन हो गया, तो डाइन तो खराब ही है। एक थी डायन, सुना था कि नहीं।
एक गर्ल है जो स्कूल बैग है उसका 3 kg का, एक लड़की है और ये 3 kg का बैग लटकाए हुए जा रही है अपने पीठ पर, 3 kg का, ऐसे सीधे चल रही है। तो बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा अगर जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लड़की चल रही है इधर और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, नीचे, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री हुआ फट से 0 बोल दीजिएगा जी, फट से क्या होगा 0 बोल दीजिएगा आंचल, ठीक है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य तो 0 बोल दीजिएगा। ये लड़की जा रही है इधर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगेगा, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो ये सब जो दिया हुआ सब फालतू का आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। तो डी जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ऊर्जा पे। तो कुछ ऐसे दिखा दिया क्वेश्चन के इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। और कुछ मकसद नहीं था, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चन भी बीच बीच में कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, पता चले कि क्वेश्चन दरअसल कैसे पूछा जाएगा। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। अपने शब्दों में लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि हमारा टाइम बचे। और चूंकि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, तो कार्य अगर अदिश राशि है तो भाई साहब ऊर्जा भी अदिश राशि होगी और इसका भी एसआई मात्रक जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल है तो इसका भी एसआई मात्रक जूल ही होगा। तो ये 3 बातें याद रखेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। बाकी अन्य इकाइयां भी हम देखेंगे आगे चल के। ओके, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के यूं तो बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन उसका हम 2 टाइप अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। प्रियंका पूछ रहे हैं कि हाय सर ये क्लास लाइव है क्या? बिल्कुल लाइव वाले सेक्शन में दिख रहा होगा तो लाइव ही है। रिकॉर्डेड का तो अलग सेगमेंट है ना ऐप पे, उसमें रहता है वीओडी लिखा हुआ, वीडियो ऑन डिमांड। अब बहुत लेट हो गई आप प्रियंका, क्लास जो है वो चल रही है आपकी 12 बजे से, है ना। E = mc² होती है, बिल्कुल सही। तो कार्य ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। एक एक करके देखें, पहले काइनेटिक को देखते हैं, काइनेटिक को देख लेते हैं। काइनेमा मतलब क्या होता है? मोशन। तो किसी वस्तु में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास बुलेट है, बुलेट है, बुलेट है, आपको डर लगेगा क्या? आपको डर नहीं लगेगा, बुलेट ये घूम रहा है, क्या डरेंगे आप। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास बुलेट और गन दोनों है, तो अब आपको डरने की जरूरत है। क्यों? मैं बुलेट को गन में डालकर उसको जब फायर करूंगा तो उसमें जबरदस्त मोशन आ जाएगा, गति आ जाएगी, और उस गति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाएगी, और उस ऊर्जा से आपके शरीर के आर पार हो सकती है वो बुलेट। तो जैसे हमारे पास ये मान लिया कि पेन है, इसको मैंने ऐसे फेंका तो अब इसमें ऊर्जा आ जाएगी जिससे आपको चोट लग जाएगी। और चलो इससे डर नहीं लग रहा है, मेरे हाथ में एक ईंट का टुकड़ा है, बड़ा वाला ब्रिक, और हमने ऐसे फेंका तो उस ईंट में उसके मोशन की वजह से ऊर्जा आ जाएगी जो आपका सर फोड़ सकती है कि नहीं। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, एकदम सिंपल लाइन में, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, बुकिश लैंग्वेज नहीं है बिल्कुल। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आ जाती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। काइनेमा मतलब होता है मोशन। एग्जांपल, बहते हुए पानी की ऊर्जा, बहते हुए हवा की ऊर्जा, है ना। तो ये सब गतिज ऊर्जा कहलाती है। पानी में इतनी ऊर्जा होती है सैलाब आ जाता है, हवा में इतनी ऊर्जा होती है टाइफून तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, देखा होगा सुनामी तक आ जाता है। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है ना उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, सूत्र क्या होगा? देखो मान लिया ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², जहां पे m क्या है? m है मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है बताइए? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वस्तु का वेग। तो किसी वस्तु का वेग पता है और द्रव्यमान पता है, तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा हम निकाल लेंगे, हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। वो वाला बुलेट नहीं, बंदूक वाले बुलेट की बात कर रहा था मैं। उस बुलेट को भी मैं तेज से, काफी हाई स्पीड से जाकर किसी से टकरा दूं, क्या हो सकता है? दिक्कत में पड़ जाएंगे कि नहीं। तो हाफ mv² ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, एवं संवेग में संबंध क्या होगा? देखो गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है ये पूछ सकता है डायरेक्ट, है ना। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और मोमेंटम क्या होता है? कोई बॉडी है जिसका मास m है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, तो मोमेंटम क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग को p से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम रिलेशन निकालना चाहते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है और संवेग होती है उसमें क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है ना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं mv² बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं। हाफ mv² मतलब क्या है? mv² बटा 2,
अरे हाफ एम बी स्क्वायर को एम बी स्क्वायर बटा 2 लिख सकते कि नहीं? अच्छा, अगर हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी m से नीचे भी m से, तो इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे काट दो फिर से वही आ जाएगा। तो हमने ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो फॉर्मूला पे क्या फर्क पड़ा, ये हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर और बटा 2m, होगा कि नहीं होगा? m इंटू एम एम स्क्वायर और वी स्क्वायर और बटा 2m हो गया। अच्छा, m इंटू वी अगर p होता है तो m स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? p स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया p स्क्वायर के बराबर अपॉन 2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। k इज इक्वल टू क्या हो गया? p स्क्वायर बटा 2m, जहां पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और p क्या है? मोमेंटम है, समवेग है। तो काइनेटिक एनर्जी और समवेग में संबंध है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा करके कुछ गलत सलत ऑप्शन दे देगा, आपको चुनना रहेगा। k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां से ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2mk के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? पी स्क्वायर 2mk के बराबर हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk हो जाएगा, होगा। तो ये रिलेशन भी लिख सकता है। यहां से देखो ना, पी स्क्वायर 2mk, तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 2mk, तो p कितना हो गया? अंडर रूट 2mk। सो या तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा या तो ये वाला ऑप्शन में रहेगा। कोई शक है किसी को? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना? इसको याद रख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, स्थितिज ऊर्जा पे। गति के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण अगर कोई ऊर्जा आ जाती है किसी वस्तु में, तो उसको उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु की स्थिति के कारण या अवस्था के कारण, स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या अवस्था के कारण, अवस्था मतलब चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन होने के कारण। तो वही लिखा है कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन मतलब चेंज इन शेप, कन्फिगुरेशन मतलब चेंज इन शेप। किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, है ना, सिंपल ऐसे लिख देंगे, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा आ जाती है ना, उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा। आप कहिएगा कि कैसे भाई साहब, कैसे? हाँ, तनी हुई धनुष, बिल्कुल। कैसे? देखिए आप, जैसे सपोज करें आप कि एक कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे ऐसे रखी हुई है और इस वस्तु का द्रव्यमान मान लिया कि m है, m है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है एक बल से, जिसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg, ठीक है। तो ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है और इस वस्तु को पृथ्वी लगातार अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। आप इस वस्तु को किसी हाइट h तक उठाना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वस्तु को आपने उठाकर h हाइट पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? पृथ्वी इधर खींच रही है, आप ऊपर ले जा रहे हैं, तो आपको इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। पृथ्वी खींच रही है नीचे, आप ले जाना चाह रहे हैं ऊपर, तो आपको इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, है ना। आप अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल कहलाएगी। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी इस वस्तु को नीचे की तरफ खींच रही है और मैं इसे h हाइट तक ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, तो मुझे इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और हमने जो कार्य किया, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया, ये कार्य इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, है ना, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, जो आप कार्य करते हैं वो कार्य उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? वर्क। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपने वर्क किया वही वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो वर्क डन के बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पूछा जाए कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से h हाइट उठाने में कितना कार्य किया गया या उसकी कितनी एनर्जी हो गई, तो वर्क निकाल लीजिए, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो बल क्या होता है? कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुना विस्थापन। और बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन और गुना विस्थापन। बल क्या होता है? बल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये होता है ना, बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और गुना क्या हो गया? एस। तो यहां पे देख लो, अगर एक्सेलरेशन पृथ्वी की वजह से होता है तो ए की जगह हम क्या लिख देते हैं? जी। और यहां पे विस्थापन कितना हुआ है? एच के बराबर, हाइट के बराबर। तो क्या हो गया? एम जी एच। अब देखिए, वस्तु यहां पे रखी हुई थी, वस्तु यहां पे रखी हुई थी, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो।
काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों? क्योंकि वस्तु मूव नहीं कर रही थी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों? क्योंकि हम अर्थ को रेफरेंस मानते हैं, अर्थ के ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमने क्या किया, इस वस्तु को क्या किया, इसकी अवस्था में परिवर्तन लाया मैंने, और इस अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें इस पर कार्य करना पड़ा, और यही कार्य इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, लेकिन अब यहां पे आकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने हाइट तक आप ऊपर ले गए हैं ये पता है, तो इसमें कितनी एनर्जी आ गई आप पता कर सकते हैं, है कि नहीं? पता कर सकते हैं ना। तो एक ईंट का टुकड़ा पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है, आपने क्या किया, इसको उठाया, उठाने में क्या किया, कार्य किया, ये कार्य उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब इस ईंट को मैं आपके सर के ऊपर छोड़ दूं, ये आपका सर फोड़ सकता है, क्यों? इसमें अब एनर्जी आ गई, किसकी वजह से, स्थिति के कारण, इसका पोजीशन चेंज हुआ, इसके पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ा, और यही वर्क इसमें पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो हमें अगर ईंट के टुकड़े का मास पता हो, जितना हाइट तक आपने उठाया वो हाइट पता हो, और जी की वैल्यू तो अर्थ के सरफेस पर इतना होती है वो पता हो, तीनों को गुना कर दीजिए, कितनी एनर्जी इसमें आ गई वो आपको पता चल जाएगा। तो जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, g को हम आगे पढ़ेंगे, g को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण अगर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आ रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग आप मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण, अभी हमने पोजीशन के कारण देखा है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी देखेंगे, तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। जैसे क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है जो एक बैग कैरी कर रहा है, उस बैग का मास जो है वो 5 kg का है, और वो ग्राउंड फ्लोर से अपने क्लास पे जाता है, और ग्राउंड फ्लोर से क्लास की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा अगर हम जी की वैल्यू यहां पे ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ लेता वर्क डन कितना किया उस लड़के ने, या पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उस लड़के की, तो उत्तर बता दो। पीएनजी हर रोज अपलोड कर दिया जाता है। तो आप कहेगा कि वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, तो द्रव्यमान कितना है भाई साहब 5, जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं, कितने हाइट तक गया है 2 मीटर, तो 100 जूल हो गया ना, 100 जूल हो गया, ठीक है, कोई शक? हाँ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उसको क्यों छोड़ते चलें, क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं ना, मान लिया न्यूमेरिकल पूछ दिया तो क्या करोगे आप, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम में आएगा ऐसा, तो आपको। अब हमने कहा कि स्थिति या अवस्था के कारण जो वस्तु में ऊर्जा आ जाती है, तो स्थिति के कारण देख लिया, अवस्था के कारण देख लो, जैसे देखो अवस्था के कारण देखो, आप जब आप क्या करते हो, धनुष की कमान ऐसे खींचते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके शेप को चेंज करने के लिए, धनुष के कमान के शेप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ये कार्य इस दूरी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गई, स्टोर हो गई। इसके शेप को चेंज करने के लिए आपको कार्य करना पड़ा, ये कार्य इस दूरी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। रिलीज करने पर यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, तो शेप में चेंज। उसी तरह से आपने देखा होगा बच्चों का खिलौना होता है, बच्चों का खिलौना में अंदर स्प्रिंग होता है, और इस स्प्रिंग में आप ऐसे चाबी डालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके शेप को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई, और फिर ये अनवाइंड होगा तो यही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और खिलौने को वो घुमाएगी। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा आ जाती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे इस गुलाल को आप ऐसे खींच रहे हो, तो ये रबर के शेप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, और इस कार्य करने के दौरान ये कार्य जो है इस स्टोन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब जब आप इसे छोड़ेंगे तो यही किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जिसको दूर ले जाएगी। ये बच्चों का खिलौना होता है, इसके अंदर स्प्रिंग रहता है। अब आप इस स्प्रिंग को ऐसे पुश करते हैं, है ना, तो आप इसके शेप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। जब आप इसका ट्रिगर दबाएंगे तो यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण, अवस्था मतलब चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन के कारण जो उसमें ऊर्जा आ जाती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे, पावर की बातें वगैरह करेंगे, है ना, क्षमता की बात करेंगे और किलोवाट आवर वगैरह की बातें करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।